अक्टूबर 22, 2018 को जापान में क्योटो एनिमेशन स्टूडियो ने टेलीविजन पर रिलीज किया था फर्स्ट एपिसोड ऑफ सुरुने, एक स्पोर्ट्स ड्रामा एनिमे। रिलीज के बाद ही जापान में कई लोगों ने इस एनिमे को पसंद किया था और देखते ही देखते इस एनिमे के कई सारे फैंस भी बन गए थे उस वक्त पर, और आज भी इसे एक अंडररेटेड एनिमे माना जाता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए इतना समझो, ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड अ पर्सन जिसका आर्चरी के लिए पैशन ख़त्म हो गया है। और अगर तुमने युका जैसे एनीमे देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि इसे भी क्योटो एनिमेशन स्टूडियो ने ही रिलीज़ किया था। मैं इस एनीमे से हाईलाइट करना चाहूँगा इस सीन को। いつもかっちゃんにやり込められてばっかりいるからもっと情けないやつかと思ってた जैसे तुम देख सकते हो, इट्स जस्ट अ नॉर्मल सीन जहाँ पे दो कैरेक्टर्स स्टोर से मीट परचेस कर रहे हैं। देखने से लगता है दोनों एक दूसरे को जानते हैं और कुछ अजीब भी नहीं दिख रहा है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इस सीन की वजह से इसके क्रिएटर्स को कुछ ही महीनों के अंदर एक ऐसे इंसिडेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा जिसमें 30 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देंगे। और ये कहानी जापान के मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट चैप्टर्स में से एक बन जाएगी। बट आखिर ऐसा हुआ क्या था, चलो अब समझते हैं। क्योटो एनिमेशंस को लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज क्योआनी, की शुरुआत मैरिड कपल हिडेकी हाटा और योको हाटा ने की थी क्योटो प्रीफेक्चर के उजी में इन 1985। आगे से मैं भी इसे क्योआनी से ही रेफर करूंगा। क्योआनी की शुरुआत भी बहुत ही हम्बल रही थी। कैपिटल कम होने की वजह से शुरुआत में इसे लोकल हाउसवाइफ्स रन किया करते थे। विद टाइम धीरे धीरे उन्होंने अपने एनिमे रिलीज करना शुरू किया और उनका काम लोगों को बहुत पसंद आने लगा, उनके दिल को छूने लगा। यूसी उनकी जो स्टोरीज होती थी वो बहुत ही सिंपल होती, येट उसमें इमोशन इतना ज़्यादा होता कि लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे। यही रीज़न था कि वो धीरे धीरे फेमस होते गए। फिर 2006 में क्योआनी रिलीज़ करती है द मेलंकोली ऑफ हारुई सुजुमिया। इस एनिमे के रिलीज़ के बाद उनके स्टूडियो को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। यहीं से उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी और यहाँ तक कि उनकी स्टूडियो को इंटरनेशनल फेम भी मिलने लगा था। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू सी, जापान एनिमे इंडस्ट्री जनरली बहुत हार्श मानी जाती है। वहाँ पर एनिमेटर्स को अक्सर पर फ्रेम के हिसाब से पेमेंट मिलती है, जिसका मतलब है वो जितने फ्रेम्स ड्रॉ करते हैं उतना ही उन्हें पेमेंट मिलता है। सुनने में तो ये काफ़ी सिंपल लगता है, बट एक्चुअली ये सिंपल है नहीं। एक छोटा सा सीन बनाने के लिए डजन्स ऑफ फ्रेम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और हर फ्रेम की पेमेंट बहुत ही कम होती है। इसी के साथ साथ टाइट डेडलाइंस होते हैं और जॉब सिक्योरिटी भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। वही क्योआनी अपने एनिमेटर्स को मंथली सैलरी दिया करता था, उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया करता, यहाँ तक कि वो फ्रेशर्स को हायर करता जिन्हें कुछ नहीं भी आता हो और उन्हें स्क्रैच से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया करता अपने खर्चों पर, और उन्हें एक स्टेबल जॉब एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता था जहाँ पे वो काम कर सके अच्छे से। सिर्फ उनके एनीमे ही अलग नहीं थे, बल्कि उनके काम करने का तरीका भी उतना ही अलग था। इसी वजह से ये सिर्फ एक स्टूडियो नहीं रहा, ये एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पे लोग एक्चुअली ग्रो करते थे और एक दूसरों के साथ सालों तक जुड़े रहते। स्पीकिंग फ्रॉम माई POV, वो प्लेस जापान के लोगों के लिए एक ड्रीम कम ट्रू प्लेस बन गई थी। और शायद इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से क्योआनी ने कुछ ऐसे एनिमेशंस बनाए जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा हैं, जैसे क्लैनेड, वॉयलेट एवरगार्डन, के-ऑन और अ साइलेंट वॉइस। इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स ने ना सिर्फ ऑडियंस का प्यार जीता बल्कि ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते। अ साइलेंट वॉइस ने जापान एकेडमिक प्राइज में एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया और वॉयलेट एवरगार्डन ने विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए इंटरनेशनल रिकग्निशन पाई। ये सब सिर्फ सक्सेस नहीं था, ये प्रूफ था कि अगर एक स्टूडियो अपने लोगों को वैल्यू करता है तो वो सिर्फ एक अच्छा कंटेंट नहीं बल्कि टाइमलेस स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। पर एक आदमी की वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया। सुबह के करीब 10:30 बजे क्योआनी के स्टूडियो 1 के अंदर लगभग 70 लोग अपने डेस्क पर काम कर रहे थे। ये थे एनिमेटर्स, मैनेजर्स, राइटर्स। इसी दौरान एक आदमी चुपचाप बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस से अंदर आता है, हाथ में कुछ कंटेनर्स लेकर। अब सब लोग अपने कामों में बिजी थे।
इसी वजह से उस आदमी पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कुछ देर बाद धीरे धीरे एक स्मेल हवा में तेजी से फैलने लगती है। स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि अब लोग नोटिस करने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो आदमी बिना रुके ज़मीन पर और आसपास के शेल्फ्स पर अपने कंटेनर से कोई लिक्विड डाल रहा है। लिक्विड खत्म होते ही वो आदमी अपने पैंट में हाथ डालकर एक माचिस निकालता है और तुरंत आग लगा देता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते या फिर रिएक्ट कर पाते, रूम में एक तेज़ आवाज़ गूंजती है और तुरंत सब जगह आग लग जाती है। विदिन सेकेंड्स क्योआनी के ग्राउंड फ्लोर में भयानक आग लग जाती है एंड इन नो टाइम ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। आग की वजह से धुआं इतना घना हो गया था कि कुछ देखना और सांस लेना ना के बराबर हो गया था। ऊपर के फ्लोर पर लोग पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग विंडो की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग स्टेयर्स से टेरेस की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग क्रॉल कर रहे थे। सब लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, पर हर सेकंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। जिस आदमी ने बिल्डिंग में आग लगाई थी वो भी इस आग में जलने लगा था, पर पुलिस उसे पकड़ ना ले या फिर कोई उसे पकड़ ना ले, इसी वजह से वो स्टूडियो से बाहर आकर भाग जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि लोगों के पास सोचने तक का भी टाइम नहीं था। बाद में एक सर्वाइवर बताता है, पहले उसने नीचे से काला धुआं उठते हुए देखा, फिर अचानक से टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और कोई चारा ना होने की वजह से उसे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से बाहर कूदना पड़ा। बाहर से देखने वालों के लिए भी ये इंसिडेंट उतना ही भयानक और डिस्टर्बिंग था। क्योआनी के मेन बिल्डिंग से 100 मीटर्स की दूरी पर एक रेजिडेंट बताते हैं कि उनके घर के बाहर एक आदमी गिरा हुआ था। उसके बाल और बॉडी जल चुके थे, उसके फुटप्रिंट्स खून से भरे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा दर्द में था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अंदर क्या हुआ वो बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से समझ आया। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर 2 लोग मिले जो इग्निशन की वजह से जल चुके थे। उसके बाद आता है फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे 11 लोग मिले जो वहाँ काम करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फायर की वजह से एस्केप नहीं कर पाए। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग डिटेल स्टेयरकेस के पास मिली। स्टेयर्स पर 20 लोगों की बॉडीज़ मिली। इसकी थियोरी ये थी कि जब आग लगी तो लोग इंस्टिंक्टिवली टेरेस की तरफ भागे और जब वो टेरेस की तरफ जा रहे थे तो वहाँ का जो एग्जिट डोर था वो खुला ही नहीं। फॉर सम रीजंस वो जाम हो गया था। अब नीचे जाना तो पॉसिबल नहीं था आग के चलते और स्मोक भी बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो इसी वजह से वो 20 लोग स्टेयर्स के ऊपर ही अटक जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि उस वक्त पर उनके बिल्डिंग में ना कोई फायर हाइड्रेंट्स थे, ना कोई वाटर स्प्रिंकलर्स जो फायर को थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर सकते थे। इस इंसिडेंट के बाद जब एग्जैक्ट डिटेल सामने आए तब पता चला कि डैमेज कितना सीरियस था। उस दिन जब बिल्डिंग में लगी थी तो 70 लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे। इनमें से 36 लोग नहीं रहे और 34 इंजर्ड हुए, और जो इंजर्ड हुए उनमें से कई लोगों ने 3rd डिग्री बर्न्स तक सफ़र किए, जिसकी वजह से वो महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। जब पुलिस को वो 100 मीटर्स दूर गिरा हुआ आदमी मिला तो उसकी कंडीशन ऑलरेडी क्रिटिकल थी। उसके ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स जले हुए थे एंड ही ऑल्सो वॉज अनकॉन्शियस। जब वो पुलिस को मिला तो उन्हें लगा कि वो भी एक एम्प्लॉय होगा, पर जैसे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करी तो उन्हें पता चला कि इसी आदमी ने बिल्डिंग में आग लगाई थी। उसकी कंडीशन के चलते पुलिस ने ऑफकोर्स उसे अरेस्ट नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने उसका ट्रीटमेंट होने दिया बिकॉज विदाउट इट ही वुड बी गॉन फॉर एवर। तो ट्रीटमेंट चलते रहा, महीनों तक उसका ट्रीटमेंट चलते रहा। मल्टीपल सर्जरीज उन्होंने परफॉर्म किए, मल्टीपल स्किन ट्रीटमेंट्स उसके ऊपर किए गए और कुछ महीनों बाद उसकी कंडीशन स्टेबल होती गई। तब जाकर उसे फॉर्मली अरेस्ट किया गया। पर एक क्वेश्चन अभी भी रेज होता है कि वो आदमी था कौन और क्यों उसने उस पूरी बिल्डिंग को आग लगाई। उस आदमी का नाम था शिंजी ओबा। उसका जन्म 1978 में साइतामा में हुआ था। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पर जो भी अवेलेबल है वो सब पॉइंट आउट करता है एक चीज़ की तरफ कि उसका बचपन बहुत ही अनस्टेबल रहा था। जहाँ पर तुम और मैं टिपिकल मॉर्निंग स्कूल अटेंड किया करते थे, वही शिंजी इवनिंग स्कूल अटेंड किया करता था।
उसके इवनिंग स्कूल अटेंड करने के सिर्फ 2 ही रीज़न्स हो सकते हैं। पहला, वो बच्चे जो काम के साथ साथ पढ़ाई किया करते थे, और दूसरा वो बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते या फिर उनके साथ फिट नहीं हो पाते थे। शिंजी ने स्कूलिंग कंप्लीट करके कुछ सालों तक पार्ट टाइम जॉब करता रहा एंड सैडली जब वो 21 साल का था तब उसके डैडी की डेथ हो जाती है। यही से कहा जाता है कि शिंजी इस इवेंट के बाद से कम्प्लीटली बदल गया था। वो हमेशा अकेला रहा करता, इसी वजह से उसका उसके फैमिली के साथ डिस्टेंस बढ़ने लगा, उसके सिबलिंग्स के साथ कांटेक्ट टूटने लगा, उसका जॉब में भी मन नहीं लगा करता था और उसे हर बार जॉब से फायर किया जाता था। काम में ज़्यादा दिन नहीं टिकने की वजह से उसे पैसे भी बहुत कम मिला करते थे, जिसकी वजह से वो अपने अपार्टमेंट का रेंट भी पे नहीं कर पाता था ऑन टाइम और उसे अपार्टमेंट से भी निकाला जाता था और उससे इसी वजह से कई सारे अपार्टमेंट्स बार बार बदलने पड़ते थे। इसी पैसों की तंगी की वजह से ये कहा जाता है कि शिंजी ने 2012 में एक कन्वीनियंस स्टोर को उसको लूटा था, जिसकी वजह से उसे 3.5 इयर्स की जेल हुई थी और जब वो जेल से बाहर आया था तो उसे मल्टीपल काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने पड़े थे। शिंजी के अंदर एक नॉवेलिस्ट बनने के लिए एक डीप एम्बिशन था, जिसकी वजह से वो दिन रात बस लिखते रहता और अपने काम को पब्लिश करने का ट्राई किया करता था, अपने काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्राई किया करता था, जैसे कॉम्पिटिशन्स के लिए अपना वर्क सबमिट करना या फिर ऑनलाइन साइट्स पर अपलोड करना। उसने अपना मैन्युस्क्रिप्ट क्योआनी के कंपटीशन के लिए भी सबमिट किया था। ये कंपटीशन न्यू राइटर्स को चांस देने के लिए होस्ट किया जाता और इसकी प्राइस मनी भी काफ़ी हाई होती, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ होता। पूरे जापान से लोग अपनी स्टोरीज़ यहाँ पर सबमिट करते, क्योंकि जिनकी भी स्टोरी सिलेक्ट होती उन्हें मौका मिलता पब्लिश होने के लिए या फिर किसी एनीमे में अडेप्ट करने के लिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, जिसका मतलब है कि एक स्टोरी को या फिर एक मैन्युस्क्रिप्ट को मल्टीपल राउंड्स या फिर लेवल्स से गुजरना पड़ता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिंजी की मैन्युस्क्रिप्ट फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाती है। इससे शिंजी को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिजेक्शन उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। कुछ महीनों बाद शिंजी अपने अपार्टमेंट में वो सुरु ने देख रहा होता है। देखते देखते जब एक स्पेसिफिक सीन आता है, वो अचानक रिएक्ट करता है। वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, अपने रूम में तोड़ फोड़ करने लगता है। वो एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाता है और इसी गुस्से के चक्कर में वो एक प्रॉमिस लेता है कि वो क्योआनी में किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जुलाई 15, 2019 शिंजी साइटामा से क्योटो ट्रैवल करता है, एक बहुत ही लंबी जर्नी। क्योटो पहुंचते ही वो क्योआनी के आसपास भटकने लगता है कुछ दिनों तक। जुलाई 18, 2019 शिंजी कहीं से 40 लीटर पेट्रोल अरेंज करता है। शिंजी वो पेट्रोल लेकर क्योटो बिल्डिंग में चला जाता है। सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से उसे बिल्डिंग के अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देन वी ऑल नो कि आगे क्या हुआ था। शिंजी ने नहीं सोचा था कि वो भी आग में जल सकता है, पर शिंजी जब सीन पे मिला तब जो आई विटनेसेस थे उस सीन पर, उन लोगों ने कहा कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, दे आर ऑलवेज स्टीलिंग, इट्स देयर फॉल्ट, आई डिड इट बिकॉज दे स्टोल माई नॉवल, दे कॉपीड माई वर्क, कॉल द प्रेसिडेंट, आई हैव समथिंग टू टेल हिम। अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। जिन्हें नहीं पता चला, लेट मी टेल यू डायरेक्टली कि उसने ऐसा क्यों किया। जो मैन्युस्क्रिप्ट उसने क्योटो एनिमेशन को सबमिट की थी, उसे लगता था कि उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें के कुछ सीन्स क्योआनी ने चुरा कर अपने एनीमे में अडेप्ट किए बिना उसे पूछे। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने शिंजी से उसकी स्क्रिप्ट चुरा ली थी और अपने एनीमे में ऐड कर ली थी। इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था एंड बिकॉज ऑफ दैट उसने ये कदम उठाया। शिंजी की बात कंफर्म करने के लिए जब क्योआनी से पूछा गया कि क्या उन्होंने शिंजी की स्क्रिप्ट कॉपी की थी, तो क्योआनी ने सीधा मना कर दिया। वो कहते हैं कि हाँ, उन्हें शिंजी की स्क्रिप्ट मिली थी, बट वो फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट कर दी गई थी और उनके काम और उसके आइडियाज़ के बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। उन दोनों का विजन अलाइन नहीं हो रहा था, टू पुट इट सिंपली। मई 27, 2020 शिंजी को फॉर्मली अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे ये केस कोर्ट में आता है
और जब इस केस का ट्रायल शुरू होता है तो पूरे जापान का ध्यान इस केस पर होता है। शिंजी के ट्रायल का मेन सवाल सिंपल था कि क्या जब उसने ये सब कुछ किया क्या वो मेंटली स्टेबल था और क्या उसे पता था कि ये इतना हद तक चला जाएगा। डिफेंस कहती है कि जब उसने ये सब कुछ किया तो वो अपनी प्रॉपर मेंटल कंडीशन में नहीं था, इसी की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने एक क्लियर पिक्चर रखी। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ प्लान किया गया था। उसने पेट्रोल अरेंज किया, उसने लोकेशन विजिट की और ये पूरा एक्ट एक्सिक्यूट किया। उनका कहना था कि वो क्लियरली जानता है कि वो क्या कह रहा है। ट्रायल के दौरान शिंजी खुद कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे। अब लगता है शायद मैंने हद पार कर दी। इन ट्रायल्स के दौरान कई इमोशनल मोमेंट्स भी आए, जैसे एक विक्टिम की मदर ने शिंजी से सीधा सवाल किया, मेरी बेटी की क्या गलती थी? उसने सिर्फ एक हफ्ते पहले ही क्योआनी ज्वाइन किया था। इस पर शिंजी ने बस इतना कहा, सॉरी, मैंने इतना दूर का नहीं सोचा था। शिंजी ने विक्टिम्स के फैमिली से भी माफ़ी मांगी, पर कोर्ट ने ये नोट डाउन किया कि जब उसने माफ़ी मांगी तो उसमें कोई रिमॉर्स का साइन नहीं था। मतलब जो वो कह रहा था ही डिडंट मीन इट, वो बस कहने के लिए कह रहा था। फिर आता है वर्डिक्ट। जनवरी 25, 2024 को कोर्ट ने डिसाइड किया कि शिंजी ओबा ना पागल था ना मेंटली इनकॉम्पिटेंट। वो अपने एक्शंस के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल था और उसे सेंटेंस दिया गया। केस के वर्डिक्ट के बाद उसने और एक अपील फाइल की, जिसकी वजह से ये केस और लंबा चला। लेकिन जनवरी 25 में उसने खुद से ही अपनी अपील वापस ले ली फॉर सम रीजंस जो अभी भी लोगों को पता नहीं है और ना ही पब्लिकली अवेलेबल है, और इसी के साथ उसकी सेंटेंस कंफर्म हो जाती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर द विक्टिम्स फैमिलीज। आई नो जो उन्होंने खोया है वो कभी जाएगा नहीं, चाहे हम कुछ भी कर ले, एंड इट्स रियली वेरी क्रूअल, बट शायद इससे उन्हें थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा सा आराम मिले। विद दैट आज का ये केस यही ख़त्म होता है। हम सब ने कभी ना कभी किसी पर तो ब्लाइंडली ट्रस्ट ज़रूर किया है, बिना सोचे बिना समझे बस दिल से मान लिया कि ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये पर्सन बहुत ही अच्छा है। अगर ये ट्रस्ट सक्सेसफुल रहा होगा तो कई लोगों ने मेमोरीज़ बनाई होगी अच्छी वाली, और कई लोगों ने सबक सीखा होगा, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन कभी सोचा है जब ये ट्रस्ट कभी किसी गलत इंसान पर हो तो कहानी कितनी गलत हो सकती है? वॉच दिस केस और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। विद दैट स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आई विल सी यू एट द नेक्स्ट वन। टिल देन के लिए पीस आउट।